हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम शुरू करने वाले हैं मैथमेटिकल फिजिक्स का बेसिक्स। तो जैसे कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा, आज हम जो अपना मैथमेटिकल फिजिक्स का जो पहला टॉपिक शुरू कर रहे हैं बेटा, एकदम जीरो से एकदम बेसिक से शुरू होगा। आज जो हमारा पहला जो एकदम बेसिक वाला जो टॉपिक है, मैथमेटिकल टूल्स अपन शुरू करने जा रहे हैं। और मैथमेटिकल टूल्स में जो हमारा पहला टॉपिक है, दैट इज इंपॉर्टेंट कॉन्स्टेंट्स। पहला टॉपिक कौन सा है बेटा? इंपॉर्टेंट कॉन्स्टेंट्स। अब ये कॉन्स्टेंट्स क्या है बेटा? ये जो कॉन्स्टेंट है ये इंपॉर्टेंट कॉन्स्टेंट है, जो आपको फिजिक्स में जब अपन पूरा सिलेबस कवर करेंगे तब आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन कॉन्स्टेंट को तो एकदम ऐसे रट लेना है, याद कर लेना है। कई बार क्या होता है, ये स्टैंडर्ड वैल्यूज है जो क्वेश्चन में आपको प्रोवाइड नहीं की जाएगी, और आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आपको ये वैल्यूज है वो ऑलरेडी याद रहनी चाहिए। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टेंट्स है, कुछ बात करेंगे, कुछ आज करेंगे, कुछ दो पार्ट में ये रहेगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट जो अपने कॉन्स्टेंट्स हैं उनकी अपन बात करते हैं। तो शुरू करते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, इसमें ज्यादा कुछ समझने वाली बात नहीं है, जस्ट वैल्यूज है जिनको आपको याद रखना है। क्या होता है, कैसे होता है, जब हम आगे फिजिक्स पढ़ेंगे तो करेंगे। आपको बोला जाएगा ये कॉन्स्टेंट है, इसको याद करो, बस बात खत्म। आपको याद होना चाहिए। जैसे कि आपने जनरली सुना भी होगा कि स्पीड ऑफ लाइट नाम की एक चीज होती होगी। ठीक है, आपने सुना भी होगा छोटी क्लासेस में, 10th वाले जो बच्चे 11th में आए हैं उन्होंने आराम से सुना होगा। तो पहला जो अपन लिखने वाले हैं वो है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट कॉन्स्टेंट है बेटा, प्रॉपर आपको नोट्स बनाने हैं। स्पीड ऑफ लाइट को बेटा स्मॉल सी से लिखा जाता है। ठीक है, और इसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब याद करने वाली बात यह है कि बेटा ये जो स्पीड ऑफ लाइट होती है ना, ये वैक्यूम में होती है, ये ध्यान रखना। और मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाती है, कम होती है कि ज्यादा होती है। ये वैक्यूम के अंदर है, या फिर आप इसको बोल सकते हो एयर के अंदर। ठीक है, और मीडियम के अंदर क्या हो जाता है बेटा, स्पीड ऑफ लाइट है वो कम हो जाती है। मतलब मीडियम के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट होगी, स्पीड ऑफ लाइट ऑफ इन मीडियम, सॉरी बेटा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, एक सेकेंड बेटा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम चेंज हो जाती है। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट जो मीडियम होती है वो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम से क्या होती है, कम होती है। ये आपको ध्यान रखना है, सिंपल सी बात है, बस आपको ध्यान रखना है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, वो वैक्यूम के अंदर होती है। ठीक है, दूसरा जो कांस्टेंट, आपने जब ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को बेटा कैपिटल जी से लिखते हैं, और इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। एक बात और ध्यान रखना बेटा, इनकी यूनिट्स है वो आपको पक्का याद होनी चाहिए, क्योंकि डायमेंशनल एनालिसिस जब अपन चैप्टर करेंगे तो वहां पे भी आपको यूनिट की वजह से ही हम आधे से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। उसके बाद थर्ड वाला आपको लिखना है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बेटा ये जो कांस्टेंट है ना, कहां से आए, क्या कुछ है, कहां यूज होगा, सब अपन पूरी फिजिक्स पढ़ेंगे, आपको पता लगता जाएगा। आपको ये वैल्यूज स्टैंडर्ड वैल्यूज है, याद होनी चाहिए। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको कभी भी ये क्वेश्चन में लिख के नहीं दी जाएगी, वो एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि इतना तो आपको पता ही होगा। जनरली मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को बेटा हम ऐसे लिख देते हैं, एम के सबस्क्रिप्ट या पेयर में ई लगा के लिख देते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है बेटा, 9.1 × 10⁻31 केजी। मास है तो बेटा केजी में आएगा। ठीक है, 4 नंबर जो है अपन पढ़ेंगे बेटा, मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन को बेटा ऐसे लिख देंगे। ठीक है, जनरली मास ऑफ प्रोटॉन के ऊपर पी प्लस लगा के लिख सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर प्लस चार्ज होता है, हम चार्ज की भी बात करेंगे। तो प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है बेटा 1.672 × 10⁻27 केजी होता है। क्या आपको याद रहेगा? ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं, कितना नंबर था ये, 5 नंबर की बात करते हैं बेटा। 5 नंबर, मास ऑफ न्यूट्रॉन।
तो मास ऑफ न्यूट्रॉन को बेटा ऐसे लिखते हैं m सब्सक्रिप्ट n, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं लिखते, जनरली जीरो लिखते हैं, इसके ऊपर नेट चार्ज जीरो होता है, ठीक है, चार्ज जीरो नहीं होता है, ध्यान रखना, नेट चार्ज जीरो होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन भी लगभग बेटा प्रोटॉन के बराबर ही होता है 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg। क्या बात समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है, अभी आगे पढ़ने वाले हैं अपन, चार्जेस के बारे में पढ़ लेते हैं। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, ये आपको 12th क्लास में काम आएगा बेटा। 12th क्लास का पहला चैप्टर चार्ज और मास से स्टार्ट होगा। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है बेटा? चार्ज को बेसिकली ना क्यू से लिखते हैं, ठीक है, चार्ज को। तो इसकी जो वैल्यू होती है किस पर? इलेक्ट्रॉन पर बात करते हैं, इसकी वैल्यू होती है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, EOLOUMB, कूलाम। इसकी जो यूनिट होती है बेटा सी से लिखते हैं, सी मतलब कूलाम। ओके, कूलाम एक साइंटिस्ट था बेटा, आपको ये नहीं सोचना है कहां से आया क्या आया, अभी जस्ट आपको ये वैल्यूज एकदम याद होनी चाहिए। माइनस क्यों बेटा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो माइनस होता है, ठीक है। चार्ज ऑन प्रोटोन, प्रोटोन पे प्लस का चार्ज होता है, जैसे आपको पता ही है बेटा, ठीक है। तो इसके ऊपर सेम चार्ज होता है, अमाउंट उसका सेम रहता है, जस्ट नेचर अलग हो जाता है। इलेक्ट्रॉन पर माइनस होता है, इस पे प्लस का चार्ज आ जाएगा, ठीक है। घबराने की बात नहीं है बेटा, मजा आने वाला है लेक्चर्स में। 10⁻⁻19 कूलाम, सी का मतलब स्पीड ऑफ लाइट नहीं है, अभी ध्यान रखना, सी का मतलब कूलाम। कौन था? कूलाम। इसके बारे में बात करेंगे बेटा 12th में, पूरा कूलाम ही चलेगा, ठीक है। अब अपन बात करते हैं चार्ज ऑन न्यूट्रॉन। अब बेटा ये चार्ज ऑन न्यूट्रॉन है, ये नेट चार्ज होता है इस पे, ठीक है। ये नेट चार्ज क्या है? मतलब उसके ऊपर टोटल चार्ज जीरो होता है। टोटल चार्ज जीरो होने का मतलब उसमें जितना प्लस था उतना ही उस पे क्या है? माइनस का चार्ज है। देखो, एक ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन के माइनस को और नीचे ऊपर प्लस वाले दोनों को ऐड कर दो, टोटल चार्ज कितना हो गया? जीरो, क्योंकि वैल्यूज तो सेम है ना, एक प्लस है और एक माइनस है। तो न्यूट्रॉन पर जो नेट चार्ज होता है वो क्या होता है? जीरो होता है। क्या बात समझ में आ गई बात? अब देखो ऊपर जो अपनों ने एनालाइज किया बेटा, जो मास अपनों ने पढ़े, पीछे वाले में जाके देखो जो अपनों ने मास पढ़ा है यहाँ पे, तो आप एक चीज एनालिसिस कर सकते हो यहाँ से। वो क्या है कि देखो सबसे ज्यादा जो मास है वो किसका है? न्यूट्रॉन का मास है। तो मैं ये कह सकता हूं कि मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो सबसे ज्यादा है। उसके बाद मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो थोड़ा सा उससे ज्यादा है, मतलब थोड़ा सा उससे कम है। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो सबसे कम है। क्या बात समझ में आ गई आपको? देखो मास ऑफ न्यूट्रॉन में 1.675 और प्रोटॉन में 1.672 और इधर 1.6। ओके, तो ऑलमोस्ट किस पे ज्यादा होता है चार्ज, मास किस पे ज्यादा होता है? सॉरी 9.1। वेट वेट वेट, वेट बेटा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना था? 9.1, लेकिन इधर पावर कितनी थी? -31 थी। तो ये -31 है और ये माइनस का 27 है, तो किस पे ज्यादा हुआ? जो मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन पर इलेक्ट्रॉन से लगभग 1000 टाइम्स मास ज्यादा है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन इज द लाइटेस्ट पार्टिकल? इलेक्ट्रॉन इज द लाइटेस्ट पार्टिकल। एक सेकेंड बेटा, इलेक्ट्रॉन इज द लाइटेस्ट पार्टिकल। ओके, लाइटेस्ट पार्टिकल, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं कि मास ऑफ जो प्रोटॉन होता है वो अप्रोक्सीमेटली मास ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होता है। अब ये बेटा जो साइन रखना है ना, ये इक्वल का साइन नहीं है, ध्यान रखना, ये है अप्रोक्सीमेट का साइन, मतलब लगभग बराबर है, अप्रोक्सीमेट का साइन है, ठीक है। अगर आप ऐसे दो सांप बना दोगे तो ये अप्रोक्सीमेट का साइन हो जाएगा, ठीक है ना? समझ में आ रहा है ना? मेरे को लग रहा है सब कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है। मास ऑफ प्रोटॉन अप्रोक्सीमेट का साइन है ये, ठीक है। और यहां से हम ये देख सकते हैं बेटा, आपको एक रिलेशन याद रखना होगा कि मास ऑफ प्रोटॉन है वो अप्रोक्सीमेट मास ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होगा, और जो अप्रोक्सीमेट किसके बराबर होगा?
1836 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका कहने का क्या मतलब है बेटा, अगर मैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को 1836 से मल्टीप्लाई करूंगा तब जाके मेरा मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर आएगा इलेक्ट्रॉन का मास। क्या बात समझ में आ रही है? ये रिलेशन आपको याद रखना है। या फिर आप ये कह सकते हो कि मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू लगभग होता है 1836 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। या फिर मैं ये कह सकता हूं मास ऑफ न्यूट्रॉन भी अप्रोक्सीमेट बराबर होता है 1836 टाइम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहां से आप एक चीज और लिख सकते हो, क्या कि मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो रेशो होता है वो 1836 टाइम आता है। और सेम बात इसके लिए भी लिख सकते हो आप, मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो रेशियो आता है वो 1836 टाइम आता है। ये आपको याद रखना है। क्या बात समझ में आ गई आपको? आगे चलें, पक्का कोई डाउट तो नहीं है ना? सब कुछ समझ में आ रहा है ना? फोकस होकर स्टडी करना है, मैं पहले बोल रहा हूं। समझ में आ रही है ना बात? चलें आगे, चलो ठीक है। अब अपन आगे पढ़ने वाले हैं, चार्जेस आपने इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर पढ़ लिए हैं। अब हम कुछ छोटे मोटे कॉन्स्टेंट्स और देख लेते हैं, जैसे कि कितने नंबर हो गया बेटा, आप देख लेना अपने हिसाब से कितना नंबर हो गया। 10 नंबर लिखते हैं। मास ऑफ, ये तो हो गया। अब लिखो प्लांक कांस्टेंट। प्लांक का नाम आपने सुना होगा, नहीं भी सुना है तो याद रखना बेटा, अभी के लिए जब आएगा अपन पढ़ेंगे। प्लांक कांस्टेंट को H से लिखते हैं बेटा, प्लांक कांस्टेंट को H से लिखते हैं। और इसकी जो वैल्यू होती है वो 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड होता है बेटा, जूल इंटू सेकेंड। ये यूनिट पक्का याद रखनी है बेटा, इसको लिखते हैं जूल इंटू सेकेंड, J.S से, ठीक है। 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड होता है। आगे का अगर अपन बात करते हैं तो लिखो एवोगाड्रो नंबर, तो आपने सुना होगा बेटा, ये आपको ज्यादातर केमिस्ट्री में काम आएगा, एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। एवोगाड्रो नंबर को Na से लिखते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10⁻23 मोल पर सेकेंड, सॉरी पर मोल, सॉरी 6.023 इंटू 10⁻³ मोल्स पर सेकेंड होते हैं। मोल पर मोल होता है, सॉरी पर मोल, ठीक है। उसके बाद आपने बोल्ट्जमान कांस्टेंट की बात करते हैं, BOLTZMANN, बोल्ट्जमान कांस्टेंट। अब ये क्या है? ये नाम सुने सुने आपको लग रहा है पता नहीं सर कहां से नाम आ गए, जस्ट याद रखना है बस। बोल्ट्जमान कोई था, बोल्ट्जमान एक साइंटिस्ट था बेटा, उसका एक कांस्टेंट होता है, हाँ जी होता है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, ठीक है। बोल्ट्जमान कांस्टेंट को अपन लिखते हैं बेटा KB से, B का मतलब बोल्ट्जमान, ठीक है। तो KB की वैल्यू कितनी होती है ये आपको याद रखना है, 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन, ठीक है, जूल पर केल्विन। केल्विन किसकी यूनिट होती है? टेम्परेचर की होती है, सबको पता होगा। तो बोल्ट्जमान कांस्टेंट क्या होता है? 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। क्या याद रहेगा आपको? पक्का ये सारे थर्मोडायनेमिक्स में काम आएंगे बेटा, ठीक है। 13 नंबर है जो आपको याद रखना है, वीन्स कांस्टेंट। वीन्स कांस्टेंट ये सब बेटा साइंटिस्ट के नाम है, आपको परेशान नहीं होना है कि क्या है क्या नहीं है। इसको लिखते हैं बेटा B से, वीन्स कांस्टेंट को B से लिखते हैं और इसकी वैल्यू होती है 2.898, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है, इंटू 10⁻³ मीटर इंटू केल्विन। क्या होती है? मीटर इंटू केल्विन, याद रहेगा। तो याद रखना, प्लैंक कांस्टेंट, एवोगाड्रो नंबर, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, वीन्स कांस्टेंट। बोल्ट्जमान कांस्टेंट को KB से लिखते हैं 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। वीन्स कांस्टेंट B 2.9898 इंटू 10⁻³ मीटर पर केल्विन। क्या याद रहेगा? ठीक है। अब बात करते हैं बेटा मास ऑफ सन की, ठीक है। कितना हो गया?
13 मास ऑफ सन, मास ऑफ सन, मास ऑफ सन को कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। मास ऑफ सन आपको याद रखना बेटा, बहुत सारे सैटेलाइट के क्वेश्चन या जो सैटेलाइट वाले क्वेश्चन आएंगे, या फिर बोलेंगे अर्थ सन के अराउंड मूव कर रहा है, तो वहां पे कुछ जो ग्रेविटेशनल की वैल्यूज काउंट करनी होगी, जहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा होगा, तो वहां पे आपको मास ऑफ सन में भी गिवन हो, लेकिन स्टैंडर्ड वैल्यूज है तो मे भी ना भी गिवन हो। तो मास ऑफ सन आपको याद रखना है बेटा, तो 1.989 इंटू 10⁻30 kg के आसपास होता है बेटा इसका वैल्यू। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ये 1.989 इंटू 10⁻30 kg अप्रोक्सीमेट। इसको अगर आप राउंड ऑफ करते हो तो 2 इंटू 10⁻30 kg भी अप्रोक्सीमेट, इसको कई बार क्वेश्चंस में यूज कर लिया जाता है। क्या बात समझ में आ रही है आपको? मास ऑफ सन 1.989 इंटू 10⁻30 kg। क्या बात समझ में आ रही है? उसके बाद आपको मास ऑफ अर्थ भी याद रखना है, मास ऑफ अर्थ। क्या बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो मास ऑफ अर्थ कितना होता है बेटा? मास ऑफ अर्थ होता है 5.97 इंटू 10⁻24 kg। 5.97 इंटू 10⁻24 kg। और इसको जब आप राउंड ऑफ कर देते हो बेटा, तो अप्रोक्सीमेट इसको 6 इंटू 10⁻24 kg यूज किया जाता है। क्या बात समझ में आ गई? ये कई बार क्वेश्चंस में यूज किया जाता है अप्रोक्सीमेटली। क्या बात समझ में आ गई? अप्रोक्सीमेटली 6 इंटू 10⁻24 kg यूज किया जाता है, और जो ओरिजिनल वैल्यू है 5.97 इंटू 10⁻24 kg। और इसके अलावा अगर कुछ अपने को यूज करना होगा क्वेश्चंस में, तो आपको दिया जाएगा क्वेश्चन में, तो उसकी आपको टेंशन करने की बात है नहीं। क्या बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है, तो अब अपन बात कर लेते हैं रेडियस ऑफ अर्थ की। 16 नंबर, रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ को कैसे लिखा जाता है बेटा? रेडियस आर से लिखा जाएगा, EARTH। रेडियस ऑफ अर्थ बेटा लगभग 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर अप्रोक्सीमेट यूज किया जाता है। और अगर इसको आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर अप्रोक्सीमेट क्वेश्चंस में यूज किया जाता है। याद रखना बेटा इसको, पक्का पक्का पक्का। क्या बात समझ में आ रही है? और एक ही और याद रखना बेटा, डेंसिटी ऑफ अर्थ आपको याद रखना है, डेंसिटी ऑफ अर्थ। डेंसिटी को बेटा रो से लिखा जाता है, इसको क्या बोला जाता है? रोह। क्या बोला जाता है? रोह। ठीक है, रोह बोला जाता है इसको। ठीक है, ऐसे करके सांप बना दो, ऐसे करके सांप बना दो। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। तो रो, डेंसिटी ऑफ अर्थ, ROE, जो कितना होता है बेटा? 5.51 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। क्या बात समझ में आ गई? हाँ या ना? अगर ग्राम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो के की जगह, वो अपन यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ेंगे तो वहां पे कन्वर्जन सीखेंगे, तो आपको चिंता करने की बात नहीं। ये SI यूनिट्स है, ठीक है, kg, मीटर, सेकेंड, तो इनमें याद रखना है ये SI क्या होता है। ये सब बिल्कुल टेंशन करने की बात नहीं है, सब कुछ अपन क्लियर करेंगे। बस आपको डेली क्लास अटेंड करना है, डेली रिवाइज करना है। तो डेंसिटी ऑफ अर्थ कितना होता है? 5.51 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मीटर क्यूब वॉल्यूम, kg क्या हो गया? मास हो गया। तो 5.51 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब होता है। ठीक है, तो बेटा बाकी अपन जो कुछ बच गए हैं वो अपन कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, और सीरियसली पढ़ाई करना शुरू कर दो बेटा। पहले ही बता रहा हूं, अपनी जिंदगी के 2 साल फोकस्ड हो जाओ। अपनी जिंदगी में 2 साल अगर आपने फोकस्ड होकर स्टडी कर ली, तो आगे के 40 साल पूरी जिंदगी आपको आराम से काटने को मिलेगी। अपनी जिंदगी में एंजॉय करोगे, सब कुछ अचीव करोगे। और अगर आपने आज अगर अपने मजे को चुना, तो फिर जिंदगी आपके मजे लेगी बेटा, ये तो तय है। ठीक है, कर्मों का फल तो सबको भोगना पड़ता है, ये आपको भी पता है। ठीक है, तो बाकी बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। डेली अपन कवर करेंगे, धीरे धीरे एज योर रिस्पॉन्स अपन टाइम भी बढ़ा देंगे क्लास का, तो आपको बिल्कुल टेंशन करने की जरूरत है नहीं। बाकी जो बचे हुए हैं 10-15 कॉन्स्टेंट, वो सेकंड लेक्चर में आपको मिल जाएंगे। तो ओके, मिलते हैं, टाटा बाय बाय। आज के लिए सिर्फ इतना ही।